समाप्त करेंगे। बहुत टाइम से पढ़ रहे, थक गए पढ़ते पढ़ते, समाप्त किया है कि नहीं? ठीक है, तो आज हम लोग बॉन्डिंग को समाप्त करेंगे। बस हमारे दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हमारा बच गया है प्रधान सोल, और एक हमारा बच गया जो वीक बॉन्डिंग्स होती है। तो उन चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे चैप्टर का समापन हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो चाहे मेंस हो चाहे एडवांस भी सवाल बन गए होंगे आराम से। और मतलब मेरी उम्मीद है कि 90-95% क्वेश्चंस बन गए होंगे। मतलब सवाल लाइन से, और बहुत ही कम टाइम लगता है बनाने में। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें बॉन्डिंग में किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं पड़ेगी, ना आगे भी पड़ेगी। मतलब बहुत से लोग उसको फॉर्मूले से पढ़ाते भी हैं, लेकिन फॉर्मूले की जरूरत कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, जैसे जो हमने स्ट्रक्चर्स जो हमने पढ़े 60 एग्जाम्पल जो भी हमने किए, तो या तो बोल लो कि हमने स्ट्रक्चर याद कर लिया, क्योंकि उन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए ही जरूरत पड़ती थी फॉर्मूलेज की, कि स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, लोन पेयर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और वो फॉर्मूले हमेशा सही भी नहीं होते हैं, बहुत बार फॉर्मूले धोखा भी देते हैं। तो इन दी एंड आखिरी में मतलब स्ट्रक्चर तो याद करना ही पड़ता है। और हमने शुरुआत ही किससे की थी? स्ट्रक्चर से। तो हमें सारे स्ट्रक्चर पहले ही पता है। ठीक है, और जब आपने इतने सारे क्वेश्चन किए होंगे तो मतलब मेन चीज ये है कि क्वेश्चन करते करते आपको स्ट्रक्चर अब दिखना चालू हो जाना चाहिए कि भैया ये तो ऐसे ही बनेगा, ये तो ऐसे ही बनेगा। मतलब आपको अब ज्यादा कलम उठाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। आपको उसके लोन पेयर्स, उसके सेंट्रल में सिग्मा बॉन्ड, ये सब दिखना चालू हो जाना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही हमारा मेन था। और बॉन्डिंग इसमें मेरा फेवरेट चैप्टर है। मतलब मुझे बॉन्डिंग पढ़ाने में बहुत मजा आता है। मतलब बॉन्डिंग में आपको महीनों तक पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हमें जरूरत नहीं होती। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे बेंट्स रूल हो गया, ड्रैगोस रूल हो गया, और उसके बाद मतलब फाइनेंस में भी आज हम जो पढ़ेंगे काम का ही पढ़ेंगे। लेकिन वही कि फालतू चीजें पढ़ने बैठे तो मैं आपको महीनों तक उसमें बॉन्डिंग ही पढ़ा सकता हूँ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमें जरूरत नहीं है। अच्छी बात हमारे लिए ये है ना, बिल्कुल सही बात है। उतने पैसे दिए नहीं तुम लोगों ने, अभी कम दिए हैं तो कम ही मिलेगा, लेकिन काम का सब कुछ मिलेगा। मेन चीज वही बोल रहा हूँ कि मेन चीज, जैसे मैंने अब पीरियोडिक कई बैचेस में 2 लेक्चर में खत्म कर दिया, तो बच्चों लोगों के 2 महीने से खत्म हो गया पीरियोडिक, तो 2 लेक्चर में चैप्टर कैसे खत्म हो सकता है? भाई सीधी सी बात है कि मेरे पढ़ाने के बाद आप जाके सवाल बनाइए। अगर सोचो कि अगर एक दिन पढ़ के सारे सवाल बन जाएं तो खराब चीज है क्या? ये खराब थोड़ा ना कि एक दिन पढ़े सारे सवाल बन गए लेक्चर में, और इससे क्या चाहिए? मतलब ऐसा चाहिए? तो सीधी बात यही है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि जल्दी खत्म हो गया या उड़ा दिया गया, ऐसा नहीं सोचना है भाई। पढ़ना है, जाके सवाल बनाने, सवाल बन गए तो खुश है, सारा मामला क्या है अपना सेट है। चलिए, तो टॉपिक डालते हैं आज का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सुनिएगा ध्यान से, क्या मतलब, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट खत्म हो जाएगा। मान लीजिए बेसिकली इट्स अ एग्जांपल ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आप बोलेंगे सर ये वर्ड क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? सुनिएगा ध्यान से। डाइपोल मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा HF, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? HF। जब मैंने HF लिखा यहाँ पर, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि H और F में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? बताओ मुझे। फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। क्या चार्ज आएगा? बोलो, पार्शियल नेगेटिव। H पे चार्ज बोलो, पार्शियल पॉजिटिव। ये एक डाइपोल बन गया। क्या बन गया ये? डाइपोल। डाइ मतलब 2, पोल मतलब 2 खंबे, 2 चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में हम लोग? डाइपोल। अच्छा, इसके बगल में मैंने एक और HF बनाया इस तरीके से। तो मेरे भाई इसमें चार्ज बोलो क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। इसमें बोलो क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। तो मेरे भाई ये भी एक डाइपोल है, हाँ या ना? और मेरे भाई ये भी एक क्या है? डाइपोल है। तो ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल, और ये डाइपोल आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट। दिख रहा है आप लोगों को कि इसका नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या कर रहे हैं दोस्तों? इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसलिए इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं बोलो? अब सुनते जाना पहले। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ सब कैटेगरी ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इट इज अ सब कैटेगरी ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो बेसिकली अगर उस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो, कौन इन्वॉल्व हो? हाइड्रोजन इन्वॉल्व। कौन इन्वॉल्व हो? हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो। तो वहां पर हम लोग क्या बोल देते हैं उसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से बोलते हैं। तो इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें कब दिखाई देती है? पहला एग्जांपल से हमें ये बता रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल ये भी, डाइपोल ये भी। एक डाइपोल ने दूसरे को देखा, दूसरे ने इसको देखा, आंखें 4 हो गई, इनके बीच में इंटरेक्शन चालू हो गया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं आता? अब सुनिएगा ध्यान से, ये हमें कब देखने को मिलेगी? जब H जुड़ा हो X के साथ। किसके साथ? X के साथ। आप वाली नहीं, एलिमेंट की बात हो रही है मेरे भाई। X कैन बी फ्लोरीन,
X can be fluorine, it can be oxygen, it can be nitrogen and sometimes कभी कभार बहुत ही कम एग्जांपल मिलते हैं कौन से वाले क्लोरीन के साथ। बेसिकली मैं इनके साथ ही क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि जब मैं इनके साथ ही जोड़ूंगा तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, H की बहुत ही कम होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तभी तो डाइपोल बन पाएगा, तभी तो क्या बन पाएगा, डाइपोल बन पाएगा और अच्छा डाइपोल बनेगा तभी तो वो डाइपोल दूसरे डाइपोल के साथ इंटरेक्ट करेगा और हम लोग क्या देख पाएंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देख पाएंगे। क्या बात समझ में आती है आप लोगों को? तो इसका मतलब निकल आता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या कभी कभार क्लोरीन से भी जुड़ेगा। हम और एग्जांपल में देखेंगे अभी। तो क्या बात समझ में आती है? पहले इतना नोट करिए। हो गया यहाँ तक? अच्छा बढ़िया है। कुछ और बातें सुन लीजिएगा। सवाल कैसा आता है? सवाल आता है कि वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, ऐसा सवाल आता है। या मान लो सवाल ऐसा भी आता है कई बार कि वाटर कितने बनाएगा, या फिर तुम्हारे पास HF, या हमको सवाल डिस्कस करते दिखाता हूँ मैं आपको, या H2O2 कितने बनाएगा। जैसे जेई एडवांस में सवाल आया हुआ वाटर वाला। वाटर का कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो और ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखे तो 95% क्या मार्क कर देना आपने को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही उसका मेनली रीजन होता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ HOH लिखा, यहाँ पर ही मैंने HOH लिखा, सुनिएगा ध्यान से। जल्दी चार्ज बोलो, क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, चार्ज बोलो, पार्शियल नेगेटिव, चार्ज बोलो। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो मेरे भाई ये नेगेटिव इस H के साथ भी इंटरेक्ट करेगा और ये नेगेटिव इस वाले H के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, पक्की बात है। अच्छा यहाँ देखो, ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ, एक कहानी सोच होती जाएगी। सवाल यह आया था कि एक वाटर का मॉलिक्यूल, जेई एडवांस में सवाल आया था, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन था जेई एडवांस का। सवाल यह था कि भैया एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। आंसर इज 4। O 2 बनाएगा और एक एक कौन बनाएंगे, H बनाएंगे। तो देयर आर टोटल वी कैन से कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मान लो कल को सवाल आता है H2O2 का, किसका सवाल आता है, H2O2 का वाला सवाल आता है। तो H2O2 का सवाल आता है तो ये देखो HOOH, याद आया? सवाल आता है कि H2O2 कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। कोई गेस करेगा आंसर? 6 गो, 1 2 है ना, कई गो बनेंगे, 6 गो। बुद्धि काम की और कैसा समझ सकता है। देखो कितने मस्त मस्त सवाल बनते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, कैसे कैसे चीजें जुड़ेंगी। अभी तुम्हारे कुछ गैसियस के पाप भी बाहर आएंगे। कैसे पढ़े हो ना बे, ऐसा महसूस हो रहा है ना। सवाल हो क्या आता है, सवाल आता है ऐसे Z P, ठीक है, हाँ ये A गैस लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया, B गैस लिख दिया, एक गैस A लिख दिया, एक गैस मैंने क्या लिख दिया, B। और मान लेते हैं इसमें से एक और गैस कर लेते हैं C। 3 गैसेस की मान लो बचत करता हूँ। इसमें से मैं देखने सुनो ध्यान से बातों को। कोई एक गैस HCl, कोई एक गैस कौन सी है इसमें, HCl। कोई एक गैस इसमें से HF है और कोई एक गैस CH4 है। आपको पहचानने की कौन सी वाली गैस कौन सी, मतलब मैचिंग करनी है। समझ में आ रही है? क्या करनी है, मैचिंग। आप कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे?
जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो सर ज़्यादा डेविएट भी करता है। ये कहाँ पढ़ हम नहीं पढ़े हैं। देखिए सर, चलिए आप जो भी पढ़ाओ अच्छी बात है, मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। एकदम सिंपल से विचार है, जितना z की वैल्यू कम होगी उसके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, z की वैल्यू 1 से जितना कम होती है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है। तो सवाल यह आता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें देखने को मिलेगा? HF, क्योंकि HF करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या करेगा HF? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए HF के गैस को लिक्विफाई करना क्या हो जाएगा हमारे लिए? आसान हो जाएगा। और लिक्विफाई करना आसान हो जाएगा मतलब कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी। तो C इज द ग्राफ ऑफ HF। उसके बाद नंबर किसका आएगा? बिकॉज ये पोलर कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? पोलर। तो इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो होगी, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू क्लोरीन क्या है? बहुत ही ज्यादा है। तो जो ये वाला ग्राफ होगा किसका होगा? और CH4 तो नॉन पोलर कंपाउंड है, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या है इसका? 0 है। इसका मतलब ये किसका होगा? देखा आप लोगों को। तो ऐसे सवाल जेईई एडवांस में पूछे गए हैं जहाँ पे स्टेट गैसियस स्टेट का सवाल को केमिकल बॉन्डिंग से के साथ जोड़कर सवाल ऐसे पूछा जाता है। तो कितना बेहतरीन कंसेप्ट है कि नहीं बताओ? है कि नहीं? पर इस सवाल को हम लोग गैसियस में डिस्कस नहीं कर सकते थे। गैसियस में ऐसा सवाल आपकी शीट या कहीं दिखाई भी दिया होगा आपको, लेकिन ऐसे सवाल वहां पर हम डिस्कस नहीं कर सकते थे बिकॉज आपको उस टाइम पे बॉन्डिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब आपको नॉलेज है तो आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं। बोलिए सर। एक और बात, वंस मोर मतलब भाई HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए उसकी डेविएशन नेगेटिव वाली सबसे ज्यादा होगी। तो C इज द ग्राफ ऑफ HF। सबसे कम डेविएशन किसमें देखने को मिल रही है? A में। इसका मतलब A में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? सबसे कम होगी। और उतना पॉसिबल कंपाउंड क्या हो? नॉन पोलर। तो CH4 इज एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड, इसलिए A क्या हो जाएगा? CH4 और B क्या हो जाएगा हमारा? HCl हो जाएगा। तो मैंने कुछ एप्लीकेशन लिखी है आप लोगों के सामने, इसको नोट कर लीजिए। यस सर। वहाँ पे जो ऑक्सीजन बना है वो तो 4 बना रहा था, एक क्या बोल रहा है बे? 4 नहीं बना रहा, 1 2 और साइड से 2। अरे साला कै को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? कै को बनाएगा? 4 बना रहा था वहाँ से। अबे हाइड्रोजन बॉन्ड ये 2 को बनाएगा ना यार। अबे यहाँ देखा, यहाँ देखा, ई को कै को बनाएगा? ये वो बनाएगा, एक यहाँ से 2 को। ये H कै को बनाएगा? एगो और EH एगो। तो किसका गिन? EH एगो, O 2 गो एगो 6 गो। आगे में पूरा तो टोटल 8 नहीं हो जाता जो आप बताए थे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इतनी खराब नहीं है मेरी यार, मतलब मैं सही शब्दों का चयन कर रहा हूँ भाई। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आंसर विल बी 6। हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल फॉर्म 6 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दैट्स इट। किस्सा खत्म। फिर इसका क्वेश्चन क्या था कि एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा सर? जेईई एडवांस का इंटीरियर टाइप क्वेश्चन था सर। और अभी जेईई एडवांस का एक और सवाल कराएंगे इंटीरियर टाइप। सब क्लास में करा देते हैं ताकि तुम लोगों को लगे घर जाके कि सब तो पढ़ा दिया गया, छोड़ देते हैं। है कि नहीं? MOT के सारे सवाल जो हमने क्लास में किए सब कहाँ थे? प्रीवियस ईयर सब थे। तब होता क्या है ना कि जब तक लगता नहीं कि हार्ड हो रहा है तब तक लगता नहीं कि जेईई का पढ़ रहे, वही दिक्कत है। पर गलत फहमी है भाई, लेकिन आसान चीजें भी जेईई में आती हैं। जीवन में दुख का तुम बॉन्ड बना लो तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा। ये हो गया सवाल। कैसे सोचा गया पता लग गया ना यार। सोचना कैसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसलिए अमोनिया जो होती है वो लिक्विड होती है, पता है ना आपको? लिक्विड अमोनिया, बिकॉज अमोनिया में कौन सी बॉन्डिंग हो रही होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए अमोनिया क्या होती है? लिक्विड अमोनिया। अमोनिया को लिक्विफाई करना क्या है? आसान।
हाँ HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, बट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। और CH4 में तो कुछ नहीं होगा बिकॉज वो कंपाउंड ही क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, लेकिन कभी-कभी जैसे समटाइम क्लोरीन के साथ मैंने कहा था सर कि मैं एग्जांपल बताऊंगा, मैंने कहा था इसको। तो सुनिए ध्यान से, एक और सवाल देख लेते हैं जी का। H+ जो होता है प्रोटॉन, आप जो जानते हैं ना कि पानी में कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करता है, H3O+। क्या आप जानते हैं कि ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, H5O2+। बेसिकली एग्जिस्ट कैसे करता है, ये सिर्फ आपको सिंपलेस्ट फॉर्म सिखाई जाती है ताकि टीचर के माथे पे ज्यादा जोर ना पड़े और बच्चे बातों को समझ जाए। ये इसका असली फॉर्मूला होता है कि पानी में H+ जाने के बाद बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाता है, ठीक है। जब एक से सराउंड होगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। n की वैल्यू 1 होगी तो क्या बनेगा, H3O+। 2 में क्या बनेगा, H5O2+। 3 में क्या बनेगा, H7O3+। और 4 में क्या बनेगा, H9O4+। जेई ने पूछा कि H9O4+ में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगेन जेई एडवांस का सवाल था कि H9O4+ में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब सुनना ध्यान से, मतलब ये बहुत ही बढ़िया सवाल था, इसको थोड़ा समझते हैं एक बार। को समझते हैं क्योंकि सवाल जी एडवांस में था। अब ये कैसे बनेगा, थोड़ा सा ना इसके बारे में सोचना पड़ेगा हमें कि क्या हुआ होगा, कैसे पूरी कहानी होगी। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं हिम्मत करूं कि नहीं करूं। 50 लोग हैं, कोशिश करते हैं, ठीक। तो H9O4+ लिखा हुआ है। बेसिकली बना कैसे होगा कि H+ ने जब H2O के साथ बॉन्डिंग बनाई होगी तो स्टार्टिंग में H3O+ बना होगा। H3O+ बनाने के लिए मैं थोड़ा सोचूं इसके बारे में, तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है और यहाँ पर H+ है, तो जो पहला बॉन्ड बना होगा दैट विल बी एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते ही यहाँ पर O H H H इस तरीके से आ जाएंगे, इसके पास एक लोन पेयर रहेगा और मेरे भाई ये इस तरीके से हमारे पास H3O+ का स्ट्रक्चर बनकर आएगा। कोई दिक्कत इसमें? सो दिस इज द फोटो ऑफ H3O+, H2O, H+ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे आपने फोटो पढ़ी होगी इसकी NH4 पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, NH3 अपना लोन पेयर H+ को दे देता है और क्या बन जाता है, NH4+। मैं भी तो ही कर रहा हूं कि H2O ने अपना लोन पेयर H+ को दे दिया और क्या बन गया, H3O+ बन गया। इसमें कोई दिक्कत है? अगर जब O ने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए तो क्या आप सोच पा रहे हैं कि O अब गरीब हो चुका है? अगर मैं फॉर्मल चार्ज बनाऊंगा तो इसमें चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। इसमें चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। फॉर्मल चार्ज से ऐसा दिखाई देगा। तो सुनिएगा ध्यान से कि अब ये जो O है ना, ये हकीकत में गरीब हो चुका है। ये O क्या हो चुका है, हकीकत में अब गरीब हो चुका है। सुनिएगा ध्यान से। और जब ये O अगर गरीब हुआ तो अभी क्या करेगा देखते हैं। तो मेरे भाई ये O हर H के इलेक्ट्रॉन को तरफ खींचेगा, तो इस कारण से इस पे चार्ज क्या आएगा, इस पे पार्शियल प्लस, इसमें क्या आएगा, पार्शियल प्लस। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब देखिएगा कि अगले जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। O पे चार्ज क्या है, ये देखिए, कौन सी बॉन्ड बनाई मैंने, हाइड्रोजन बॉन्ड। सवाल ये था कि H4O9+ में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ये सवाल नहीं था कि ये कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा या क्या करेगा, ऐसा नहीं। सवाल क्या था कि H4O9+ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे। H9 सॉरी, वो समझो, H9O4+ में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। आंसर इज 3।
कितने हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर? देखिए दिस इज द फोटो ऑफ H9O4+। जब पहला पानी जुड़ता है, जब N की वैल्यू 1 होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट। और उसके बाद N की जो भी वैल्यूज आएंगी ये सारे कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमारा की पॉइंट है कि भैया हमें क्या ध्यान रखना है, जब N की वैल्यू 1 है तो सिर्फ क्या बनेगा? H3O+। क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ H3O+। तो ये कैसे बना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और बाकी कितने भी जुड़ते जाएंगे वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सवाल था कि H9O4 पॉजिटिव में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे? जवाब क्या होगा? सिर्फ 3 होंगे। तो अगेन दिस वाज जे एडवांस क्वेश्चन, चाहो तो नोट कर लो। अब बताओ क्या समस्या है? H9O4+ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो पानी दोस्तों इस फॉर्म में होता है, मतलब H2O n टाइम्स। हम लोग सिर्फ n की वैल्यू 1 के लिए ही पढ़ते हैं हमेशा, इसलिए हम बोलते हैं कि n की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? वो H3O+ हो जाएगा। बट n कैन बी एनीथिंग। जितने ज्यादा होंगे उसको सराउंड करते जाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। सर N1 पे हाइड्रोनियम बोलते हैं तो N2 पे उसका कुछ नाम नहीं, सबको हाइड्रोनियम ही बोलते हैं सर। इसमें इसी चीज को, इस चीज को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? H3O+, सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी चीज को हाइड्रोनियम बोलते हैं। यम वर्ड कब लगाते हैं? जब वो एलिमेंट औकात से ज्यादा बॉन्ड बना ले। जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे कितने बना रहा है अब? 3, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोनियम। अमोनिया 3 बॉन्ड बनाता है, NH4 पॉजिटिव में कितने बनाएगा? क्या बोलेंगे? अमोनियम। तो यम वर्ड तब लगाते हैं जब वो अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब पता होती है तो याद करना थोड़ा आसान होता है, और कोई बात नहीं। नहीं पता तो भी ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। मान लो कभी सवाल आता है ऐसा कि वाटर लिक्विड है और H2S गैस है, काहे? तो क्या रीजन दोगे इसका? कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए वो पास पास आ जाएंगे, और जब वो पास पास आ जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड। सिंपल सी तो बात है कि सॉलिड दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं। तो वाटर लिक्विड H2S गैस है, काहे? रीजन इज वेरी सिंपल। इन केस ऑफ, बस देख लो है, पता नहीं मेरा, बस सिंपल। वाटर का जहां भी सवाल आ जाए और वहां ऑप्शन में हाइड्रोजन मॉडल दिख जाए, साला मार देना उसको, बाद में देखा जाएगा सही था कि गलत। मेरा भी बताया था, मार देंगे। ठीक है, गलत काउंट करेंगे। अच्छा कुछ और इसके सवाल देख लो, जो सवाल इसके थोड़े और जरूरी हो जाते हैं उसको देख लेते हैं। क्लोरीन के साथ एक कहाँ फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड? इसका एक एग्जांपल दिखता है अपने को, क्लोरल। एक ही एग्जांपल है, सब ध्यान रखना है इसको कि कार्बन क्लोरल क्या होता है? Cl 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 CH, इस पे एक OH लगा दो और इस पे एक OH लगा दो, बस। बेसिकली मैंने क्या लिखा है, फॉर्मूला क्या है इसका? Cl3 CH OH twice. This is क्लोरल। तो एक ही जगह देखने को मिलता है क्लोरीन के साथ, इसलिए कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं आपसे। उसके बाद एक सवाल आता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का। ये थोड़ा सुन लेना बस एक बार, ठीक है? जब हम लोग अगला फेज में आप लोग पढ़ेंगे GOC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वहां पर, तो वहां पर आपको ये नाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट फेज में आप लोगों के नॉमेनक्लेचर भी है, GOC ये सब कुछ है। वहां पे मैं क्या नाम बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा बोल रहा हूँ मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। सुनना ध्यान से क्या होता है, पहले से सुन लेना। सुनना ध्यान से, बहुत ही छोटी सी चीज है, हल्की फुल्की सी। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूं,
इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? अगर मैं यहाँ पे OH लगाऊं नॉर्मल चेन में, इसको बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? अल्कोहल। आपने पढ़ा होगा कि OH को ओल बोलते हैं। क्या बोलते हैं OH को? ओल। तो ये अल्कोहल है। और ये होती है फिनाइल रिंग। क्या रिंग होती है? फिनाइल। फिनाइल में OH लगा दिया तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या है ये? फिनॉल। अच्छा सुन देना ध्यान से। तो इस फिनॉल में सुनना ध्यान से, जिस पोजीशन पर हमारा ग्रुप लगा हुआ है उससे जो पहली पोजीशन होती है उसको बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थो। जो उससे दूसरी पोजीशन होती है उसको बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं उसको? और जो उससे जस्ट अपोजिट पोजीशन होती है उसको बोलते हैं पैरा। और जहां पर वो लगा होता है उसको बोलते हैं इप्सो। क्या बोलते हैं? इप्सो। बस एक नेमिंग करने का तरीका है, ठीक है। जैसे मान लो, सुनना ध्यान से, अगर मैं अपना ग्रुप यहां लगा दूं तो मेरे लिए ऑर्थो कौन हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऑर्थो। ये क्या हो जाएगा? मेटा। और ये क्या हो जाएगा? पैरा। इसको क्या बोलेंगे? इप्सो। क्या बोलेंगे इसको? इप्सो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मेरे भाई ये कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ऑर्थो हमेशा यही होगा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने जी यहां लगा दिया मतलब आपने जी लगा दिया ऑर्थो पोजीशन में। नहीं, उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन को डिफाइन किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो कितना आसान इसकी फोटो बनाना। ये क्या लिखा है बताओ? ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। नाइट्रो मतलब क्या होता है? NO2। अरे कभी गेम नहीं खेले तुमने कार वाली नाइट्रो बूस्टर्स? उसमें कौन सी गैस डलती है? NO2 डलती है सारा। NO2 डलती है उसमें, NO2। तो NO2 क्या बोलते हैं? नाइट्रो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रो ग्रुप। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। मतलब पहले फिनॉल बना ले, फिनॉल बन गया। फिनॉल में क्या लगा है यहाँ पर? अब इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाना है? नाइट्रो। तो ऑर्थो पे क्या लगा देंगे? ये क्या बन गया बताओ? ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल बन गया। अच्छा पैरा की बात करता हूँ, अब खुद से बुद्धि काम करी तो देखो अपने आप में दिख जाएगा। ये OH लग गया, कहाँ लगा देंगे? और मान लो कभी लिखा आता मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा लगा दें। सिंपल सा फंडा है, याद हो गया? तुमने बहुत सारे सवाल देखोगे जो तुमने छोड़ दिए, इसमें लिखा था ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, उसको लिखा हुआ था कि नहीं? तो अब थोड़ा बहुत आइडिया लग गई कैसा हो सकता है। पढ़ेंगे बाद में, मतलब ऑर्गेनिक में सब दोबारा से आएगा, बहुत डिटेल में आएगा, खाली टाइम पास करने का बहुत टाइम मिलेगा अपने को, ठीक है। लेकिन थोड़ा आइडिया लग गया अभी, तो अभी इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, ठीक है। तुम लोग क्लैट है शायद नेक्स्ट संडे को? क्या होता है? क्लैट है अब। नहीं सर, फ्लैट भी है। P for phosphorus. सर इसका सिलेबस था। भाई मेरे को कोई आइडिया नहीं था चीजों का, हमसे कुछ नहीं पूछा जाता, हम बहुत छोटे फैकल्टी हैं अभी, हम सिर्फ पढ़ा देते हैं, मेरे लिए इतना ही काम मेरे को सौंपा गया है कि नहीं भाई? पढ़ा देते भाई, बहुत है मेरे लिए। हो गया? लड़की बेंजीन का गोला बनाओ, उसका इज्जत है वो, हम उसका इज्जत उतार ऐसा, उसका इज्जत यही गोला है, इसके बिना वो कुछ भी नहीं है। तो बेंजीन का गोला बनाना बहुत जरूरी है भाई। हो गया? चल अब स्टेटमेंट लिखिएगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल की क्या स्टेटमेंट हमारे लिए जरूरी है। लिखिए एक बार, पैरा नाइट्रोफिनॉल has higher boiling point. Para nitrophenol has higher boiling point compared to orthonitrophenol. Compared to
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, का है वाई। तो ऑब्वियसली बात है वाई का रीजन तो जानते हैं आप लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। लेकिन हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस प्रकार की होती है, ताकि हम इस क्वेश्चन को समझ सकें। एक बार सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से मेरे भाई, चौक पकड़ने में बहुत दिक्कत होगी। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं फोटो बनाऊं OH N कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या है मेरे पास ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसका मैं एक और भाई यहां बना रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, OH N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब मैं पहला बना रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, OH N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, OH N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सुनिएगा ध्यान से, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बोलो एक बार, इंट्रा। यहां वर्ड यूज कर रहा हूं, इंट्रा। इंट्रा मतलब आपस में, खुद के अंदर ही, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां भी आपस में हो रही है, दिस इज अगेन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो कैसी बॉन्डिंग हो रही है यहां पर, इंट्रा। अच्छा, इसमें क्या होता है, इन दोनों की दूरियां बहुत दूर है, तो ये दोनों आपस में तो नहीं कर पाएंगे, तो ये इसके साथ करता है। यहां पर भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हो रही है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा। मुझे चीजों को बॉयल करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग? बॉइलिंग का मतलब होता है कि सर एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरा पानी का मॉलिक्यूल चिपका हुआ है, मुझे इसको बॉयल करना है, मतलब मुझे इस H2O को और इस H2O को अलग करना है, मतलब मुझे इनके बीच के प्यार को तोड़ना है, खत्म करना है, ताकि दोनों H2O क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब मुझे इनको बॉयल करना है। सोचो कि ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, क्या दोनों में कोई प्यार है आपस में? और यहाँ देखो, ये रहा और ये रहा, क्या दोनों में प्यार है आपस में? तो भैया किसके प्यार को तोड़ने में तुम्हें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, इस वाले में। मतलब यहाँ टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब स्टेटमेंट पढ़ो, तुम निकाल के देखो एक बार। पैरा नाइट्रोफिनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलना पड़ेगा हमें, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें कैसे हो रही दोस्तों, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ये दोनों शब्दों के अंतर को समझ पा रहे हैं आप लोग, कि यहाँ पर इंट्रा हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, इंटर हो रही है। और बॉइलिंग का मतलब क्या था, कि दोनों मॉलिक्यूल्स को दूर करना है, ठीक है। तो दैट विल बी द केस ऑफ ये। इसके साथ हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग समाप्त हुआ। इतना ही था। तो मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वहाँ पे अट्रैक्शन एकदम बहुत ज्यादा हो जाएगा। किससे ज्यादा मतलब एंड का कंक्लूजन देखें तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है वहाँ मतलब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाँ, है। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सर। अपोजिट टाइपों से दूसरे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या हो गया भाई? हो गया? वीक फोर्सेस,
की बात कर लेते हैं, वीक फोर्सेस की हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर। सुनिएगा ध्यान से, मैं कुछ चीजों को ना अरेंज कर रहा हूँ और मैं हर चीज का मतलब ना आपको साइड में समझाते जाऊंगा, थोड़ा सा बस आप चीजों को इमेजिन कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहां देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और इनके बीच में कुछ गुफ्तगू हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आयोनिक बॉन्ड। जो आयोनिक बॉन्ड की एनर्जी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, पता है ना आप लोगों को? लैटिस एनर्जी, नॉर्मल दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है? k इंटू Q1 इंटू Q2/r²। एनर्जी का क्या हो जाता है? उसको d से डिस्टेंस इंटू कर देंगे तो k इंटू Q1 इंटू Q2/r, पता लग गया आप लोगों को? तो यहाँ जो एनर्जी होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, अब कैसे हो सकती है? दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक इंटरेक्शन, आयोनिक बॉन्ड। एक दूसरा लिख रहा हूं मैं, आयन डाइपोल। क्या लिखा मैंने? आयन डाइपोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयन डाइपोल? कि मान लो एक आयन है, पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन है? पॉजिटिव आयन। मैंने इसके पास, सुनिएगा ध्यान से, पॉजिटिव आयन के पास मैंने लिख दिया HCl। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? अब HCl एक डाइपोल है। HCl क्या है? डाइपोल। इसमें चार्ज बोलो, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डाइपोल। अगर ये डाइपोल है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पर इनके बीच में कुछ चल रहा होगा। दिस इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आयन डाइपोल। सुनते हैं ना अभी? अच्छा, यहाँ भी मैंने लिख दिया HCl, यहाँ भी लिख दिया मैंने HCl। यहाँ पर जो इनके बीच में चल रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ जो कुछ चल रहा होगा, क्या बोलेंगे इसको? डाइपोल। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या है इसमें? अच्छा, सुनना ध्यान से। ये मैंने एक आयन बनाया, और मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनाया H2। क्या बनाया मैंने? H2 कोई डाइपोल नहीं, कोई डाइपोल इसमें नहीं है। लेकिन सोचो कि इसमें डाइपोल नहीं है, लेकिन अगर मैं, सुनना ध्यान से, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर मैं इस आयन को इसके पास लेकर जाऊंगा तो जिस डायरेक्शन से आयन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स वहां खींचे हुए जाएंगे, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसमें डाइपोल नहीं था, इसमें डाइपोल नहीं था, लेकिन एक आयन को लाने पर इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया। डाइपोल क्या हो गया? इंड्यूस। फॉर एग्जांपल, ये बच्चा बहुत शरीफ है, मान लो, मतलब ये बच्चा लौंडा बहुत शरीफ है, लेकिन एकदम शरीफ लौंडा है, लेकिन डैश लोगों की संगति में ये भी क्या हो गया? डैश हो गया, इंड्यूस। इसमें डैशनेस इंड्यूस हो गई। क्या हो गई? इसमें डैशनेस इंड्यूस हो गई। तो वही चीज कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डाइपोल नहीं था, लेकिन अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास लाऊंगा तो मेरे भाई इसके इलेक्ट्रॉन से खींचे हुए जाएंगे, तो इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा? डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एक तो हम आयन लेकर आए, क्या लेकर आए? हम लोग आयन, और साथ में हम लोग क्या लेकर आए? इंड्यूस डाइपोल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? वर्ड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल। एक और सुनना, मैं यहाँ पर डाइपोल लेकर आया और यहाँ मैंने फिर से H2 का मॉलिक्यूल लिख दिया, तो इसमें चार्ज बोलो क्या है? और ये तो नॉर्मल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं इसके पास से लेकर आ रहा हूँ, बताओ, ये डाइपोल है, लेकिन जब इसका नेगेटिव हिस्सा इसके पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे इससे, तो इसमें चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव इसमें डेवलप होगा। ये डाइपोल नहीं था, ये H2 का बॉन्ड है। इसको हटा दूंगा तो वापस ये क्या बन जाएगा? H2। इसको पास ले आऊंगा तो इसमें डाइपोल क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। डाइपोल क्या हो जाएगा? इसमें इंड्यूस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। और सबसे लास्ट कि मान लो दो H2 को ले आया मैं, साला इसमें क्या ही होगा? कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी बहुत फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो इनको बोलते हैं लंडन फोर्सेस। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? लंडन फोर्सेस। या फिर इनको हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस, वीक वैन डर वाल फोर्सेस। तो ये हमने अरेंज किया है, ठीक है। यहाँ पर सुनते रहना, एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? 1/r। इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा बताओ? फोर्स वीक हो जाएगा। फोर्स वीक हो जाएगा मतलब प्रोपोर्शनल टू आर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा? और वीक। क्या हो जाएगा? और वीक। तो क्या हो जाएगा बताओ? आर क्यूब। इसमें बोलो और वीक,
8 टू द पावर 4, इसमें 6, 5 इसमें भी 6। तो यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा है ना, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। आपने देखा होगा प्रीवियस में सवाल एक आया हुआ है और एडवांस में पूछा गया है। तो कैसे इसको याद करना पता लग रहा है? खुद सोचो कि जब जब आयन आएगा, कौन आएगा? तो यहाँ पर भी आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर आयन डाइपोल, फिर वो आएगा, फिर डाइपोल डाइपोल आएगा। तो ये मेन कैटेगरी खत्म हो गई। अब हम किसको लेके आएंगे? इंड्यूस वालों को। तो इंड्यूस वाला पहले किसके साथ आएगा? आयन के साथ, फिर डाइपोल के साथ, और फिर दोनों घटिया वाले। दिखा आप लोगों को? तो 1 की पावर r, 1/r, r², r3, r4, r6, r6 याद हो जाएगा। ये भी नोट कर लीजिए इसको। वीक फोर्सेस भी खत्म। इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है, और ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है उसको महसूस करिए। और इंड्यूस्ड डाइपोल, इन सब का मतलब समझ में आ गया ना, क्या मतलब है इसका? सिंपल सी चीजें हैं यार। फालतू में इतना हुआ बना रखा कि क्या था क्या था क्या था। ये पानी का बोतल लेकर नहीं आया आज। प्रयास ना करो सुनी भी दिया नहीं, बताओ प्रयास कर क्या भाई? पढ़ाने में बहुत ताकत लगती है यार, है कि नहीं? बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भी ऐसा ही। हम आराम से पढ़ाएं, तुम लोग कब सो जाएगा पता नहीं चलेगा। आया कहानी सुना के चला गया। सच्चाई है भाई, कटु सत्य यही है। तुमको आज पहला बार देखा क्लास में? पहली बार आया क्या? हैं? पहले में से पढ़ रहा है। इतना टाइम 2 चैप्टर पढ़ा दिए पे। अटेंडेंस कहाँ तक पहुंच गया भाई? सर वो क्या लिखा है? थोड़ा 5 मिनट का समय दो, अटेंडेंस लेंगे। बहुत घपला हो रहा है आजकल। ठीक, थोड़ा सा लेकर बहुत घपला बहुत हो रहा है साला। सब कोई किसका साइड मार कर रहा है। वत्स, रौनक राज, आयुष्मान आर्यन, प्रतीक परासर, प्रणव सौरभ। ये मास्क हटाओ ना, मास्क चेहरा दिखाओ एक बार। चेहरा भी दिखा दो कम से कम। ढेर आता है तो क्लास में ना। जूम करके देखा। प्रणव सौरभ, ठीक। समर राज, सुधांशु रंजन, रोहित प्रियदर्शी। पता लगा एकदम मास्क पहन के हाथ उठा रहा है, बिना मास्क के हाथ उठा रहा है। सुषमा कुमारी, ठीक। समरजीत सिंह, अनीश प्रकाश, क्षितिज अनुराग, अनमोल कृष्णा, ठीक। अभिनव कुमार मिश्रा, शिवम श्रीवास्तव, अनमोल आनंद, आस्था कुमारी, आद्या विद्यार्थी, कौन नाम विद्यार्थी? अदिति राज, आस्था सिन्हा, उत्कर्ष, वर्षा रानी, दिखाओ चला दिखाओ, चलो ठीक। प्रत्युष भारती, ठीक। स्नेहिल नंदन, एब्सेंट है। हर्षदीप रत्न, दिखाओ दिखाओ, स्मार्ट हो। प्रांजल प्रभात रंजन, ये कौन है? ये कौन है भाई? साइन मार दिया क्या सर? मिशन अकम्प्लिश्ड।
जन्म दो देखो ये भी पता चलेगा कौन मरा है। डेली अटेंडेंस इतना टट्टी है पक्का 25 बात करना 25 बात कौन है रे तुम ही मारा है रे झूठ मत बोल रख गया खाया ना देखो खुशबू सिन्हा उत्कर्ष उदित सर तुम मारा साइन रे ऋषभ प्रकाश ऋषि कुमार प्रत्युष कुमार अगस्त्य ओम आदित्य रंजन अमृत राज अभय कुमार सिंह उमंग रंजन निशांत रंजन प्रज्ञा प्रांजल हमको लगा ये भी गाया गया ठीक चलो कलम दिखाओ हम साइन कर देते हैं देखो धराया देखो यस अचीवमेंट पूरा हुआ बोल के आते हैं उसको तो धर लिया बोल ये समझ जी तुमने क्या मारा भाई मैं मार कंसीडर मार नाम ही है भाई हर क्लास में धर देगा आपको पहले सवाल जीत हो सकता है कोई दिक्कत नहीं एक क्लास में धरे जो साइन किया उसको धर लिए तो पहले वो बोला कि सर हम नहीं किए वैसे हम मैंने नहीं किया कैसे लगा सर यहाँ भी वही हैं यहाँ भी वही वहाँ तो थोड़ा ठीक ठाक साइन करता है और वहाँ वो एक ही कलम से 2-3 साइन कर दिया आया तो उसको पकड़े फिर उससे पूछा देखो तुम कच लगा के साइन तुम ही किया तो छोड़ देंगे बोला यहाँ से ठीक है अगली बार मत करना छोड़ दिया उसको क्या करें मार पीट से क्या करेंगे बोले सर बाहर देख लेंगे आप समझ रहा है दिक्कत है ना चलिए सर एनर्जी का ऑर्डर डाइपोल इंडियल डाइपोल और लंदन पार्ट में सेम हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल चलिए तो अब हम किसकी बात करेंगे अब टॉपिक डालिए क्या सर सीक्वेंस में कैसे डालेंगे? इक्वल टू कर लेना सीक्वेंस है सर नहीं जो सर एक बार सवाल बनाइएगा सर जब तक आप सवाल नहीं बनाएंगे तब तक हम कैसे बताएंगे कोई वाले ये पूछता था कि सर सवाल कैसा आएगा वो बनाने लग गया सवाल भी है सर सवाल बनाइए दिन दिन भर इनऑर्गेनिक ही बनाते हैं मजा आता है ना इतना नहीं बनाना है भाई शुरू किया ठीक है एक बार सवाल बनाइएगा जब आप देखिए बात हुई जब आप सवाल बनाएंगे तो आपको एहसास होगा कि सवाल कैसा आता है तो टेंशन मत लीजिए चलिए अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक डाला जाए दोस्तों समाप्त किया जाए इस चैप्टर को आज फलांस रूल ठीक है तो मेरी पूरी भावनाओं को पहले समझिएगा उसके बाद ही इसको नोट करिएगा सुनिएगा ध्यान से मान लीजिए मैं कोई भी एक आयोनिक कंपाउंड लेके आता हूं सुनिएगा ध्यान से अगर मैं कोई आयोनिक कंपाउंड लेके आता हूं मान लीजिए मैंने लिखा NaCl मैं जानता हूं कि NaCl से 49% क्या है आयोनिक है मैंने देखा था उस चीज को ठीक है अब तो समझते हैं कि आयोनिक कंपाउंड मतलब कैसे काम होता है सुनना ध्यान से मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि कोई भी कंपाउंड दुनिया में हम लेके आते हैं वो कंपाउंड में कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर होता है कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है कोई भी कंपाउंड 100% आयोनिक या 100% कोवैलेंट नहीं होता है ठीक है अब देखिए ध्यान से मान लीजिए मैं Na+ बना रहा हूं तो ये Na+ है और मैं यहां बना रहा हूं Cl- तो ये Cl- है अरे साला कहता न्यूक्लियस बनाइए न्यूक्लियस साला बकलोले रह जाएगा उसका साइज बड़ा बना दिया भाई भावना समझो नाइन का साइज क्या होता है बड़ा होता है घटक साइज क्या होता है बोल रहा है कि सर प्लस यहाँ देखो NaCl अब देखिएगा ध्यान से मेरे भाई यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन सुनिएगा ध्यान से क्या होने वाला है सुनिएगा ध्यान से मेरे भाई इस इलेक्ट्रॉन पर किसकी किसकी नजर है देखिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को खुद से पकड़ रहा होगा एक तो इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस की नजर भी तो इसके ऊपर होगी
ऑब्वियसली बात है। अच्छा, इस वाले इलेक्ट्रॉन पर किसकी किसकी नजर है सोचो, उसका खुद का न्यूक्लियस और दूसरा वाला न्यूक्लियस भी उसको नजर रख रहा होगा। तो एक बात सुनना ध्यान से कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप एक जानते हैं कि पार्टिकल नेचर उसका नहीं होता, साथ ही वेव नेचर भी उसका होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको इसका न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे उसको इसका न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। कुछ देर बाद इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। मतलब कुछ समय बाद की मैं फोटो बना रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये क्या हुआ मेरे भाई, अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पोलराइजेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि अनायन का इलेक्ट्रॉन अपने खुद के न्यूक्लियस से बहुत दूर है। तो इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को कस के, जकड़ के, पकड़ के नहीं रख पाएगा। तो दूसरा न्यूक्लियस अगर आएगा तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को आराम से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन क्या होगी, ज्यादा। डिस्टॉर्शन का मतलब बताया था मैंने आप लोगों को, हुलिया बिगड़ जाना। तो हुलिया ये होना चाहिए था, इसमें हुलिया क्या हो गया, बिगड़ गया। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसका न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसका न्यूक्लियस भी, क्योंकि हम जानते हैं कैटायन के केस में Z इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस वाले केस में इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसका न्यूक्लियस इतना ज्यादा खींच, तो यहाँ पे पोलराइजेशन या डिस्टॉर्शन क्या होगी, कम होगी। तो पहला सवाल ये आता है कि अनायन और कैटायन में से किसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है, अनायन में ज्यादा होती है। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, जब इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि इनकी ओवरलैप होने की संभावना क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओवरलैप होने की संभावना क्या हो रही है, और अगर ओवरलैप होने की संभावना बढ़ रही है तो इस आयोनिक बॉन्ड में कौन सा करेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर आ जाएगा, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे क्या होने वाली है, ओवरलैपिंग होने की संभावना क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर ओवरलैपिंग होने की संभावना बढ़ रही है, इसका मतलब ये जो आयोनिक कंपाउंड था इसमें कुछ न कुछ क्या आ जाएगा दोस्तों, कोवेलेंट करेक्टर भी आ जाएगा। तो अगर मैं चीजों को थोड़ा निष्कर्ष पे पहुंचा हूं तो सुनना ध्यान से। अगर पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, बहकाना। इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, बहका दिया, है कि नहीं। इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन तरफ बहका लिया। दिस बहकाना इज कॉल्ड एज पोलराइज करना, ब्रेन वॉश कर देना उसका। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोलराइजेशन। तो अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो ओवरलैपिंग भी क्या होगी, बोलो, ओवरलैपिंग भी ज्यादा होगी। और अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी मेरे भाई तो उसका कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, और उसमें आयोनिक करेक्टर क्या हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है आपको? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पोलराइजेशन का मेन जिम्मेदार कौन है, कैटायन या अनायन, तो क्या बोलोगे, कैटायन। क्योंकि कैटायन ही जिम्मेदार है अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करने के लिए, पोलराइज करने के लिए। क्या करने के लिए, पोलराइज करने के लिए। तो जो कैटायन है वो जिस पावर से खींच रहा होगा उस पावर को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं, बोलो। और इसका एक और नाम होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज आयोनिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, दिस इज इक्वल टू, क्या होता है सुनना ध्यान से, चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन। चार्ज बाय साइज मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। मतलब सोचो, अगर चार्ज ज्यादा होगा और तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। चार्ज बराबर साइज छोटा हो जाए तब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो दिस इज बेसिकली क्या मतलब इसका, चार्ज डेंसिटी। क्या मतलब इसका, चार्ज डेंसिटी का मतलब है। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने पढ़ा था तिरछा रिलेशनशिप, तो वहां एक पॉइंट लिखवाया था कि इनकी आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो आयोनिक पोटेंशियल मतलब चार्ज बाई साइज का रेशियो। इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों, फाई। सिंबल इज फाई। याद आ रहा है आप लोगों को, तो बताया गया था। तो अगर मुझसे पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलांस रूल, वेलांस रूल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है भाई, सुनना कि आयोनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेलांस रूल का।
कटायन जो होता है उसका न्यूक्लियस अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पोलराइज करता है। अनायन का न्यूक्लियस कटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पोलराइज करता है। क्योंकि कटायन का चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है इसलिए उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होती है और वो अनायन को ज्यादा अच्छे से पोलराइज कर पाता है। पोलराइजेशन ज्यादा अच्छे से होगी तो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होने की संभावना भी ज्यादा होगी। अगर ओवरलैपिंग होने की संभावना ज्यादा होगी इसका मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम। तो अभी ना आप सिर्फ फोटो बना के छोड़ देंगे उतना लिख के और जगह छोड़ देंगे। घर जाके पेंसिल से कहानी को पूरा लिखना है। कहानी क्या समझ में आई? इसके इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, ये। इसके इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, ये। ज्यादा अच्छे से कौन खींच पाएगा, ये। ठीक है, तो उसमें पोजीशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मेन निष्कर्ष ये है। तो घर जाके पूरी कहानी को पेंसिल से बढ़िया से लिखना है। अब इसे जगह छोड़ेंगे और इस चीज को नोट करेंगे। अभी सीसी का फुल फॉर्म लीजिएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। आईसी मतलब आयनिक कैरेक्टर। हाँ, बाद में फिर याद नहीं रहेगा कि सीसी क्या होता है, आईसी क्या होता है। फिर अगर याद हो गया हमको कोई फायदा नहीं उस चीज का, है ना भाई? नहीं सर, आपको नहीं। कहा है ऐसा बोला? सब टीचर तो नहीं बोलता होगा, सो आपको नहीं गिर जाते हैं, बाकी दूसरा वाला गिर जाते हैं। देख लीजिए सर क्या चेक कर रहा चलो ठीक है भाई। पीछे तो सर और चीजें रेडी से बढ़िया चीज है, आसान है, कुछ है तो नहीं। मतलब पोलराइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे अगर करना होगा तो? तो जैसे मान लो हम तुमको बोले कि तुम बहुत बड़ा वाला है, बहुत बड़ा वाला है, और 100 आदमी तुमको ये बात बोले, तो अभी तुमको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। फिर अगर 100 आदमी तुमको ये बात बोलता है तो कभी ना कभी तुम सोचेगा ना कि यार हम पे कुछ खोट है, लगता है हम बहुत बड़े वाले हैं। तो तुम्हारा थॉट क्या हो गया, बदल गया। तो पोलराइज मतलब बहका देना। इसके इलेक्ट्रॉन को कहाँ रहना था, इसी के आसपास रहना था। लेकिन जब ये आया उसको बोला कि तुम मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वो सोच लिया कि चल ही लेते हैं। इतना बढ़िया एग्जांपल है, बता। ठीक भाई, कोई समस्या यहाँ तक? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फजान सूर। नए टॉपिक क्या क्या फैक्टर्स फजान सूर को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग फजान्स रूल। फैक्टर्स अफेक्टिंग फजान्स रूल। पहला फैक्टर लिख रहा हूं मैं, चार्ज ऑफ कटायन। अब कुछ रटना नहीं है, बस बुद्धि लगाते जाओ। देखो यहां पर अगर कटायन का चार्ज ज्यादा तो फाई की वैल्यू बोलो, फाई की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। मतलब वो अनायन को और ज्यादा, तो पोलराइजेशन भी, पोलराइजेशन अगर ज्यादा तो मेरे भाई ओवरलैपिंग भी, ओवरलैपिंग ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और आयनिक कैरेक्टर कम। अब सवाल कैसे एग्जाम में आता है, देखो ध्यान से सुनो सुनो सुनो, ए सुनो 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 सुनो। सवाल आता है, मान लो लिख देते हैं LIF NAF KF CSF मान दिया उसने। बोला इनको अरेंज करो आयनिक कैरेक्टर के हिसाब से। कैसे अरेंज करो, आयनिक कैरेक्टर। तो हम कैसे सोचेंगे, देखना ध्यान से। मैं लिख रहा हूं लिथियम प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस। टॉप से बॉटम में मूव कर रहा हूं तो चार्ज सब में क्या है, सेम, +1 +1 +1 +1। लेकिन साइज क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज अगर बढ़ रहा है, चार्ज अगर सेम है, तो मुझे बताओ फाई पे क्या फर्क पड़ेगा, फाई घटेगा। फाई घटेगा तो पोलराइजेशन भी, पोलराइजेशन घटेगी, इसका मतलब ओवरलैपिंग भी, ओवरलैपिंग घटेगी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी और आयनिक कैरेक्टर। तो अगर मुझे इनको अरेंज करना है आयनिक कैरेक्टर के हिसाब से,
बोलो हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? बन गया यही है? नंबर मिल गया था। बस यही ऐसा सवाल में देखा होगा, सवाल है ऐसा नीट के पीवाई सर, नीट के पीवाई क्यों में नीट में है, चलो कोई बात नहीं, वो भी दे देना तुम, कहाँ टेंशन ले रहा है, एकदम सिंपल तो है यार, क्या है, हो गया। दूसरा एप्लीकेशन नहीं, दूसरा फैक्टर चार्ज ऑफ अलग क्या बताओ, साइज ऑफ कटायन, और इसकी बात कर लें, साइज ऑफ कटायन की बात कर लें। अगर कटायन का साइज ज्यादा होगा तो फाई में बताओ क्या फर्क पड़ेगा, फाई कम हो जाएगा, और फाई कम हो जाएगा तो पोलराइजेशन कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी तो ओवरलैपिंग कम हो जाएगी, कोऑर्डिनेटर कम हो जाएगा, आयनिक रिएक्टर बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। सवाल कैसे आएगा देखो, सवाल ऐसे आएगा, LIF लिख दिया, उसके बाद लिख देगा BEF2, फिर लिख देगा BF3, और बोलेगा कि भैया इनको अरेंज करो, साइज के हिसाब से अरेंज करना है ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ साइज चार्ज था वो, चार्ज ये चार्ज था, हमने यहाँ सवाल करा दिया साइज का, और वहां मैं सवाल करा रहा हूँ किसका, चार्ज का, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से क्या कर देता है, साइज क्या, अच्छा तुम लोग कैसे करोगे, सही बात है, इसे मिटा देना है, ठीक। अगर कटायन का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, सब कुछ उल्टा कर दिया क्या, तो मतलब ये वाला सर ऐसे क्वेश्चन सर चार्ज का था कि साइज का था? क्वेश्चन पलटते हैं बस ना, हमको भी सही लग रहा है, जोश में आ गया, लौंडा एकदम जोश में, इसका क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, है ना, क्योंकि बाकी सारी बातें तो सेम थी, तो यहाँ पर हम इस वाले क्वेश्चन को डाल देते हैं, अरे अब मिटा दिए, चलो नहीं यार, इस वाले को डाल देते हैं यहाँ पर, LIF BEF2 और BF3, इसमें मुझे क्या कंपेयर करना है बताओ, कोवेलेंट करेक्टर चेक करना है, कोवेलेंट। तो यहाँ पे LIF कितना चार्ज है, +1, यहाँ पे कितना चार्ज है, +2, यहाँ कितना चार्ज है, +3, बताओ क्या होगा, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, चार्ज बढ़ रहा है, फाई भी बढ़ रहा है, तो कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो मुझे कोवेलेंट करेक्टर चेक करना है इस क्वेश्चन में, और हम जानते हैं कि BF3 क्या होता है, कोवेलेंट, कितने में बनाया भी हम लोगों ने, और LIF क्या हो जाएगा, आयोन, सिंपल सा फंडा है। और साइज वाले में ये वाला एग्जांपल आएगा, तो यहाँ लिखा था हम लोगों ने, वो वाला एग्जांपल कहाँ आएगा, साइज, एग्जांपल उल्टा पलटी हो गए हैं, ध्यान नहीं रहा मुझे, यहाँ पे एग्जांपल में क्या आएगा हमारे पास, LIF, NAF, KF, CSF, तो यहाँ हमने क्या चेक किया, हमने यहाँ पर आयनिक रिएक्टर, क्या चेक कर रहे हैं सवाल में लिख लेना भाई, वरना पता लगा कि डंडा मार रखा है, सॉरी जाना क्या चेक कर रहे हैं, तो इसमें चेक कर रहे थे कोवेलेंट रिएक्टर, और यहाँ क्या चेक कर रहे हैं अपन, आयनिक रिएक्टर, ठीक है। तो दो पैरामीटर्स हो गए हमारे, अब आते हैं तीसरे पैरामीटर पे, मान लो मैं बात करता हूं साइज ऑफ अनायन, तो एक बात बताओ, अनायन के साइज से क्या फर्क पड़ेगा, ओवरलैपिंग का चार्ज ज्यादा होगा, देखो अनायन के साइज से फाई के ऊपर कोई फर्क, क्योंकि फाई में कटायन था, चार्ज ऑफ कटायन अपॉन साइज ऑफ कटायन, लेकिन इतनी बात तो सही बोली मैडम ने कि अगर अनायन का साइज बड़ा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और जब वो दूर हो जाएगा तो उसको बहकाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर अनायन पे साइज ज्यादा तो पोलराइजेशन क्या होगी, ज्यादा, और पोलराइजेशन में ज्यादा होगी सर तो ओवरलैपिंग भी ज्यादा, कोवेलेंट रिएक्टर ज्यादा, आयनिक रिएक्टर कम। सवाल देखो यहाँ देखो,
मैं लिख रहा हूं यहां पर NaF, यहां लिख रहा हूं NaCl, यहां लिख रहा हूं NaBr और यहां लिख रहा हूं NaI। मैं बोल रहा हूं कि इनको अरेंज करना है आपको कोवेलेंट वेक्टर के हिसाब से। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा होगा? I माइनस सबसे बड़ा होगा, तो उसकी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। इसका मतलब इसका कोवेलेंट वेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मुझे इनको अरेंज करना है तो क्या मैंने कर दिया अरेंज? बताइए, हो गया? आसान है भाई, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। हल्की हल्की चीजें पढ़ रहे हैं यार, केमिस्ट्री हल्की है, यही सब एडवांस में भी यही सब पूछता है। तो साइज ऑफ अनायन क्या बोल रहे हैं सर? फाइव चेंज नहीं करेगा। फाइव में बदलाव नहीं आएगा सर, क्योंकि फाइव तो कैटायन में डिपेंड करता है सर। और यहाँ किसकी बात हो रही है? अनायन की। फाइव क्या था? चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन। तो फाइव में कोई बदलाव नहीं आएगा। और चौथा पैरामीटर बताओ क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ अनायन। तो मेरे भाई अगर चार्ज अनायन पे ज्यादा होगा तो उसका साइज भी क्या हो जाएगा यार? ज्यादा ही होगा। तो वापस बात क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है तो उसका साइज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और साइज अगर ज्यादा होगा तो सारी कहानी दोहरा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। पोलराइजेशन ज्यादा, ओवरलैपिंग ज्यादा, कोवेलेंट वेक्टर ज्यादा, आयनिक वेक्टर कम। सवाल के रूप में मैं आपको दे रहा हूं LiF, Li2O, Li3N, इनको अरेंज करो आयनिक वेक्टर के हिसाब से। कर लो, बुद्धि लगा लो थोड़ी सी। आयनिक कैरेक्टर के हिसाब से इनको अरेंज करो। क्या हो जाएगा? खत्म बात, सिंपल सी बात है सर, है कि नहीं? इसका चार्ज 3 माइनस है, इस पे चार्ज 2 माइनस है, इस पे चार्ज, इसमें माइनस चार्ज सबसे ज्यादा, इसका साइज सबसे ज्यादा। तो साइज ज्यादा हो तो आराम से पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज आराम से कौन सा कैरेक्टर रहेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। खत्म बात। बताइए कोई दिक्कत इस पूरी कहानी में? ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग फजान्स रूल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। हाँ बिल्कुल करिए सर, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक डालिए, एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल, एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। और पहला एप्लीकेशन जो अपने को पढ़ना है दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। अपने सवाल देखे होंगे, इसके भी सवाल है। थर्मल स्टेबिलिटी में किसको हीट करने पर कौन ज्यादा हीट सह पाएगा, ये सब सवाल होते हैं। क्या मतलब है थर्मल स्टेबिलिटी का? बताओ। बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि कौन कितनी हीट सह पाएगा। जैसे मान लो कि मैंने इन मैडम में भी आग लगा दी, इनमें भी आग लगा दी। अब जब इनमें आग लगाई तो मुस्कुरा रही है और इनमें आग लगाई तो चिल्ला रही है, तो किसकी ज्यादा क्षमता हीट सहने की? मुस्कुराने वाले की। तो सिंपल सी बात है कि कौन कितनी हीट को सह सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सपोज सिंपल सी बात है कि भैया यहाँ पे हमने कोई बना दिया, कंपाउंड है हमारा। इस कंपाउंड को हम अपने शाम वाली लाइटर से इसको हमने हीट किया। दिवाली के पटाखे फोड़ेंगे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, दिवाली आ रही है। तो हमने इसको आराम से किया, हीट किया। अब कौन कितना हीट सह सकता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी बोलेंगे। अच्छा, किसी भी कंपाउंड के लिए थर्मल स्टेबिलिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉली एटॉमिक अनायन। क्या लिखा है मैंने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली एटॉमिक अनायन? ऐसा अनायन जिसमें एक से ज्यादा एटम हो। जैसे क्या होगा? तो कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, एक्सेट्रा।
जिसमें पॉलीएटॉमिक अनायन, जिसमें अनायन में एटम की संख्या क्या है, एक से ज्यादा है। और दूसरा क्या केस बनेगा बताओ, मोनोएटॉमिक अनायन। तो मोनोएटॉमिक में क्या केस बनेगा, जैसे कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस, ये सब क्या है, मोनोएटॉमिक अनायन है। तो दो केस है हमारे पास, कौन कौन से, पॉलीएटॉमिक और मोनो। इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कौन कितना हीट सह पाएगा, क्या बात समझ में आती है। तो पहले इसको नोट करो, फिर हम चीजों में आगे बढ़ना चालू करते हैं। तो कंपाउंड बना लेते हैं। कैसे कंपाउंड नहीं है वो, कंपाउंड मेरे भाई वो ये बच्चा दिख रहा है। कुछ लोग अपना सामने में काम आती है, खतरनाक लोग हैं। तो वो थर्ड वाला है यार, बी। Br माइनस सर, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस सर। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी को हटा दिया हमने। आरती क्या बोल रहा भाई तुम्हारी वाली का नाम नहीं पूछे थे। फिर कल बाहर आई आरती, कहाँ कहा पार्टी में मेरा तो हाँ पार्टनर क्या पार्टनर को पार्टनर मांग रहा। ठीक है, आइए तो पहले हम लोग केस डिस्कस करेंगे पॉलीएटॉमिक का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि किसी चीज में जब हम आग लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। सुनिए ध्यान से, जैसे अगर मैं कोई भी मेटल कार्बोनेट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, मेटल कार्बोनेट को हीट करने पर क्या मिलता है जानते हैं आप, मेटल का ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस निकलती है। तो दिस इज द मेन इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, एग्जाम में तुमसे सवाल पूछ सकता है, जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लिथियम कार्बोनेट, क्या लिया मैंने, लिथियम कार्बोनेट। फिर मैंने ले लिया यहाँ पर बेरिलियम कार्बोनेट, मैंने ले लिया यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनको मैं हीट कर रहा हूँ। मैंने लिया है मान लो जिंक कार्बोनेट, मैंने यहाँ पे ले लिया कॉपर कार्बोनेट, मैंने यहाँ ले लिया क्या, सिल्वर कार्बोनेट ले लिया। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। मैंने यहाँ ले लिया मान लो मरकरी का कार्बोनेट। तो इन सबको हीट करने पर क्या मिलेगा, जल्दी लिखो फटाफट, जल्दी से इन पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करिए। हो गया, अच्छा पहले में क्या मिलेगा जल्दी बताओ, Na2O प्लस, दूसरे क्या मिलेगा BO प्लस, तीसरे क्या मिलेगा MgO प्लस, चौथे क्या मिलेगा ZnO प्लस, किसमें क्या मिलेगा बताओ CO प्लस CO2, इसमें क्या मिलेगा याद है ना, सुनो ध्यान से, Ag, Au, Pt एंड Hg, इनको बोला जाता है नेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं, क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि इनको नंगे रहना पसंद है। नंगे इन द सेंस कि ये किसी से कंबाइन होना नहीं चाहते। नेटिव मतलब ये जिस फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं।
किससे यूज करते हैं फ्रीली। ये किसी से कंबाइन होकर रहना पसंद, अकेले एकदम पड़े रहना इनको पसंद है। तो ये 4 एलिमेंट कौन कौन से जल्दी बताओ? Ag, Au, Pt, Hg। भैया ये 3 महंगे वाले है ना, और ये क्या लिखा है मैंने? मरकरी। मरकरी भी किसी से कंबाइन होना पसंद नहीं करता। सुनना देखो, सुनना ध्यान से, मतलब जब आपने Ag2CO3 को हीट किया होगा तो क्या बना होगा? Ag2O प्लस CO2। अब सिल्वर को ऑक्सीजन का साथ पसंद नहीं, इसको अकेले रहना पसंद है। वरना सोचो अगर सिल्वर या गोल्ड हमारा अगर रिएक्ट करता ऑक्सीजन से तो आदमी गोल्ड क्यों पहनता या सिल्वर क्यों पहनता? तब तो रिएक्ट कर जाता, उसकी शाइनिंग क्या होती? खत्म हो जाती। तो खास बात यही होती है कि जो सिल्वर ऑक्साइड होता है ये तुरंत डिकम्पोज हो जाता है किसमें? Ag प्लस, अपने को तोड़ दिया, Ag अलग हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया। इसलिए किताबों में सीधे यहाँ लिखा होता है कि यहाँ मिलता है Ag प्लस O2 प्लस, और अगर तुम थोड़ा अच्छा सोच पाए तो यहाँ भी क्या मिलेगा? Ag Hg प्लस O2 प्लस CO2, बिकॉज Hg को भी कैसे रहना पसंद है? नेटिव फॉर्म में। ठीक है, नोट करिए इस चीज को कि इन 4 एलिमेंट्स को नेटिव फॉर्म में रहना, नेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि इनको अकेले रहना, कंबाइंड फॉर्म में रहना पसंद नहीं है। ठीक है, पहले से Ag2O बना होगा उसके बाद वो टूट गया होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जेईई में सवाल ऐसा आया था कि किन कार्बोनेट को हीट करने से हमें जो चीजें मिलेंगी उसमें एक हिस्सा एसिडिक होगा और एक हिस्सा एम्फोटेरिक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि ये एसिडिक गैस है और एक एम्फोटेरिक। एसिडिक गैस है, आपको लिस्ट याद कराई थी एम्फोटेरिक वाली, हम जनाब याद में निकाल रहे हैं अपना भी आज सब भी नहीं सुनने। ठीक है, तो उन्हें याद भी कर रखा था। ऐसे तो सवाल आ सकते हैं, तो सवाल जो है हर तरह कर सकते हैं, आपको तैयार रहना, सोचना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो वहां पर दिमाग आपको क्लिक करना चाहिए कि जैसे हो सकती है। एक खास बात इसमें और है, वो खास बात क्या है? देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, लिथियम सोडियम, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीशियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं। क्या होता है? सीधे मेल्ट हो जाते हैं, डिकम्पोज नहीं करते हैं। और ये क्या हो रहा है मेरे भाई? डिकम्पोज हो रहा है। आपको याद होगा कि लिथियम जो होता है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, और लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? मैग्नीशियम से। वो अपने ग्रुप वालों से मैच उसकी प्रॉपर्टीज नहीं करती है। तो सुना ध्यान से, एक मन में एक सवाल आता है कि सर अगर ये टूट जा रहा है, ये नहीं टूट पा रहे, तो अगर तुमसे पूछूं कि इसमें से थर्मली स्टेबल कौन से होंगे? ये वाले ये नहीं टूट रहे, तो ये क्या होंगे? तो क्या मैं हो सकता हूँ कि ये टूट रहा है, ये सब नहीं टूट रहे, मतलब टॉप टू बॉटम आने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। वो कैसे बढ़ रही होगी हम देखेंगे आगे, लेकिन क्या दिमाग में काम आ रहा है कि भैया टॉप टू बॉटम आने में थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी? क्योंकि ऊपर वाले टूट जा रहा है, नीचे वाले नहीं टूट रहे हैं। अच्छा, ये सीधे मेल्ट हो जाते हैं, दे मेल्ट बिफोर डिकम्पोजिंग। क्या हो जाते हैं मेरे भाई? ये सब मेल्ट हो जाते हैं, दे मेल्ट बिफोर डिकम्पोजिंग। एक चौक लेके आना मेरे बाहर से यार, सुनिए मेरी चौक में। कौन सा भाई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये हम लोगों ने किसकी बात कर ली दोस्तों? कार्बोनेट्स की। किसकी बात हो गई हमारी? अब सल्फेट की बात कर लेते हैं। कितना लेक्चर चल रहा है? कौन सा लेक्चर है हमारे आगे? 6 के 7वां चल रहा है। सातवां है सर, आधा उसका मिला देंगे। हम तो उसमें 4 में खत्म करेंगे। वहाँ कैसे खत्म होगा हम ये सोच रहे हैं। वहाँ 2 में पूरा खत्म, 2 में सारे स्ट्रक्चर सब कुछ हो गया। अगली वाली में जाएंगे, बस वीबीटी डिस्कस हो रहा है, हाइब्रिडेशन भी हो जाएगा और अगली में एमओटी खत्म हो जाएगा। एमओटी ब्रांच C0 पांच क्लास स्ट्रेट लाइन पढ़ाएगा एक सप्ताह। महीना। क्या करें सर? तभी तुम दोनों के मार्क्स लूंगा बराबर ही आएंगे, देखते हैं है कि नहीं? हाँ, यहाँ ध्यान दिया जाए।
ये हमारी किसकी बात होगी? कार्बोनेट्स की। अब हम बात से कर रहे हैं सल्फेट्स की। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं मेटल के सल्फेट को हीट करता हूं तो मेटल के सल्फेट को हीट करने में मुझे मिलता है मेटल का ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस मिलती है? SO3। कौन सी गैस? सुनना ध्यान से, अगर मैं तापमान को 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा लेके आऊंगा तो SO3 भी क्या होगा? टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? SO2 प्लस O2। कोई दिक्कत इसमें? एग्जाम्पल देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा आराम से। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ लिथियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, FeSO4.7H2O and CuSO4.5H2O। जल्दी बताओ क्या मिलेगा? Li2O प्लस SO3। क्या मिलेगा? MgO प्लस। अच्छा, इन सब में एक ट्रायंगल बना होता है, पता है ना? ट्रायंगल मतलब हीट कर। चलिए, अच्छा इतना पता है आप लोगों को। यहाँ क्या मिलेगा जल्दी बताओ इस बार? Ag प्लस O2 प्लस SO3। क्यों ऐसा होगा पता लग रहा है आप लोगों को? पहले क्या बना होगा? Ag2O, वो भी क्या हो गया होगा? टूट गया होगा। तो क्या मिल जाएगा? अच्छा यहाँ देखो, बताओ CaO प्लस SO3। यहाँ बताओ ZnO प्लस SO3। यहाँ सुनिएगा ध्यान से, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। कभी नाम सुना होगा आप लोगों ने? ये रिएक्शन है क्लास 10th की NCERT में। पहले पानी उड़ जाएगा। पहले क्या उड़ेगा इसका? ये क्या बना देगा? जब पानी उड़ जाता है ना, इसका कलर व्हाइट हो जाता है। तो मतलब ये जो पानी था उसी के कारण इसका कलर क्या था? ग्रीन था। अब क्या हो गया इसका कलर? व्हाइट। ये एकमात्र ऐसा सल्फेट है, एकमात्र ऐसा सल्फेट है जिसको हीट करने से, सुनना ध्यान से, दोनों गैस मिलती है। SO2 भी मिलता है और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें एक और खास बात है जो बहुत कम लोग बताते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते चीजों को लोग। इस Fe की स्टेट क्या है? और यहाँ जो Fe मिल रहा है उसकी स्टेट क्या है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती क्या होती है? सुनना ध्यान से, सल्फेट सल्फेट सल्फेट, सल्फेट में सल्फर किसमें होता है? यहाँ भी किसमें है? यहाँ भी लिथियम किसमें है? +1। और यहाँ भी किसमें है? अभी तक कहीं पर ऑक्सीडेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन इसमें सल्फर जो है वो +6 से +4 में आ रहा है। मतलब उसकी खुद की रिडक्शन हो रही है, तो वो किसी को ऑक्सीडाइज भी करेगा। और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? आयरन। आयरन कहां से कहां जा रहा है? +2 से +3 में जा रहा है। इसलिए यहाँ पे कुछ क्या बन जाता है? SO2, और कुछ क्या बन जाता है? SO3। तो सल्फेट का कुछ हिस्सा SO3 बनाता है और कुछ हिस्सा क्या बनाता है? SO2। तो जो हिस्सा SO2 बना रहा है वो आयरन को +2 से कहां ऑक्सीडाइज कर रहा होगा? +3 में ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा? कॉपर सल्फेट .5H2O। इसकी मैंने फोटो बनाई थी, आप लोगों को याद है? फोटो निकालो इसकी, फोटो 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 फोटो। CuSO4 Cu2 प्लस H2O H2O H2O। हमने बड़ी वाली फोटो बनाई थी। सुनना, पहले हीट करेंगे ये दो पानी उड़ेगा, फिर हीट करेंगे ये दो पानी उड़ेगा, फिर हीट करेंगे तो जो बीच में पानी था वो उड़ेगा। तो अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, इसकी हीटिंग में निशान देता हूँ। कॉपर सल्फेट .5H2O को हीट करने पर क्या मिलता है? सबसे पहले हीट किया तो कॉपर सल्फेट .3H2O, फिर क्या मिलेगा? कॉपर सल्फेट .H2O, फिर क्या मिलेगा? कॉपर सल्फेट, और फिर क्या मिल जाएगा? CuO प्लस SO3। एक खास बात, यहाँ पे इसका कलर होता है डीप ब्लू या डार्क ब्लू, यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर लाइट ब्लू, और यहाँ व्हाइट। कोई दिक्कत? पानी उड़ते जाएगा, कलर फेड होते जाएगा। तो पहले दो पानी, फिर दो पानी, और फिर एक पानी। 5 पानी थे ना? पहले ये वाले दो उड़ेंगे, फिर ये वाले दो उड़ेंगे, और फिर एक ये वाला उड़ेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। ये सारी सल्फेट रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास।
थोड़ा सा बच जाएगा। यहाँ लग जाएंगे लगभग 7.5 लेक्चर। वहाँ है मेरे पास 4 लेक्चर। आप ही बोले टेक का सीखो। उसमें भी हो ही जाएगा 4 में, ऐसी बात नहीं होगा, हो तो जाएगा ही। पढ़ना तो पाएगा। हो जाएगा 4 लेक्चर बहुत है कंटेंट। नहीं स्किप कुछ नहीं होता, आपने नोट्स बना लीजिएगा, कुछ स्किप नहीं होता है। क्वेश्चन कम किया। क्वेश्चन कम होता है, जैसे उसमें चित्र वगैरह कम बन जाएंगे, एग्जाम्पल थोड़े कम हो जाएंगे। और एक हाथ से लिखेंगे लिखा सकते हैं। सर को बोलता है रुकने के लिए वो सामने से बैठा रहता है और अगर समझ में आ गया, हाँ पूछो ना पूछो, सब आराम से बैठ सो ही नहीं जाता है। किसी को दिक्कत नहीं होता। सोएगा कैसे सर, मजा दिलाते सर भावना समझने के लिए बोलते हैं। कुछ ज्यादा समझ नहीं। मतलब बाकी क्लास में इतना फ्री रहता है आराम से, सब एकदम सामने से बैठा रहता है। एविडेंस ये सर को आने दिए सर। पहले तो सर अजीब पकड़ाएगा, तो डर का माहौल बन जाता हम डर का खौफ नहीं सिर्फ सर अजीब बोलता है। है। सिर्फ सर अजीब का मुंह चलता है। ये जो फिर यार ये लात भी तो चलाते हैं। इसलिए बुलाते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेटल नाइट्रेट्स की। मेटल नाइट्रेट्स को हीट करने पर हमें क्या मिलता है, ध्यान से, इसमें एक खास बात है, मेटल ऑक्साइड मिलता है, साथ में NO2 मिलता है और O2 मिलता है। इसमें सवाल जेई ने पूछा हुआ है, उसने आपको 4 कंपाउंड दिए और पूछा कि इन चारों कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड हीट करने पर जो गैसेस निकालता है, उन गैसेस का नेचर पैरामैग्नेटिक होता है। ये कितनी अच्छी बात है। NO2 इज एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक गैस एंड O2 भी आप लोग जानते हैं क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। कोई बच्चों के मन में सवाल है जैसे NO2 पैरामैग्नेटिक कैसे है, हमें कैसे पता रहेगा? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, 8 8 16 16 और 7 23 इलेक्ट्रॉन कभी भी जोड़ा नहीं बन सकता। तो कैसा कंपाउंड है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। और इसी कारण से NO2 क्या बनाता है, N2O4। बताया था हमने डाउट में, किसी को, किसने पूछा था मुझसे, किसने पूछा था ना कि NO2 क्या बनाता है, मैंने कहा था N2O4 बनाता है। अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ पर सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बेरिलियम नाइट्रेट, ध्यान दीजिएगा, जल्दी बताओ क्या बनाएगा, बोलो। BeO प्लस NO2 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लिथियम नाइट्रेट LiNO3 Li2O NO2 मैं लिख रहा हूँ, मान लो जिंक नाइट्रेट, क्या बनाएगा, बोलते जाओ फटाफट, ZnO NO2 O2 लेड पे लिख सकता हूँ, मान लो लेड नाइट्रेट क्या बनाएगा बताओ, PbO plus NO2 PbO NO2 और एक लास्ट सिल्वर नाइट्रेट क्या बनाएगा, Ag plus O2 Ag plus O2 plus बहुत बढ़िया। उन्होंने कार्बोनेट पढ़ लिया, सल्फेट पढ़ लिया, नाइट्रेट पढ़ लिया, एक और बचता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शंस है यार, मतलब इनको याद नहीं करना। एक ही जगह हमने साथ देख लिया था कि हीट करने पे क्या मिलेगा, पता लग गया साफ साफ। इसमें लेकिन खास बात है, अगर हमारा मेटल नाइट्रेट अल्कली मेटल हुआ, कौन सा मेटल हुआ, एक्सेप्ट क्या होगा बताओ, लिथियम। लिथियम की प्रॉपर्टीज वहां से मैच करके मैग्नीशियम से, तो इसको हीट करने पर मिलता है मेटल का नाइट्राइट। क्या मिलता है, मेटल का नाइट्राइट। और कौन सी गैस निकलती है, सिर्फ और सिर्फ O2। तो सपोज अगर मैं NaNO3 लाता हूं तो इसको हीट करने पर क्या मिलेगा, NaNO2, नाइट्राइट मतलब NO2 माइनस। तो ये भी नोट कर लीजिए कि नाइट्राइट्स के लिए अगर सॉरी नाइट्रेट्स कौन से वाले, अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम।
बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? मेटल का कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। एक और चीज, अगर कार्बोनेट फर्दर टूट सकता है तो भी टूट जाएगा, और क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2। एग्जाम्पल ध्यान से, मान लो मेरे पास कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है, तो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट को हीट करने पर सोचो क्या मिलेगा? एग्जाम में किताब में से भी लिखा होता है CaO प्लस CO2 प्लस H2। कैसे हुआ होगा दिमाग में सोचो, याद नहीं करना पड़ेगा। फिर बाइकार्बोनेट पहले कन्वर्ट हुआ होगा कार्बोनेट में, और कार्बोनेट जब टूटा होगा तो क्या मिला होगा? ऑक्साइड प्लस CO2। तो सीधे क्या मिल गया? CaO प्लस CO2 प्लस H2O। लेकिन सुनना ध्यान से, ऐसे भी लिखा होता है कि अगर मेरे पास सोडियम का बाइकार्बोनेट है तो यहाँ मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O। सोचो ऐसा क्यों होगा? बिकॉज सोडियम का बाइकार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता है। याद आ रहा है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये रास्ता कौन फॉलो नहीं करेगा? ये सब फॉलो इस रास्ते को नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनके कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो याद हो गया, देखो सिंपल सी बात है। तो चीजों को कनेक्ट करके याद करोगे तो याद करना आसान होगा। दिक्कत एनसीईआरटी में क्या है कि एनसीईआरटी में ये रिएक्शन लिखी हुई है अल्कली अर्थ मेटल में, और रिएक्शन कहाँ लिखी हुई है? अल्कली मेटल में। तो बच्चा अगर दोनों को जो साथ साथ देख के कंपेयर नहीं करेगा, उसका दिमाग पैटर्न नहीं खोज पाएगा। तो अलग से बच्चा इसको याद कर रहा है, अलग से बच्चा इसको भी याद कर रहा है, वो फंस जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जरूरी चीज है जो पैटर्न है। हम पैटर्न फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे लिए याद करना आसान हो जाएगा, और कोई बात नहीं। जो हमने इतने स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स करते करते दिमाग में क्या बन गया? एक पैटर्न बन गया, कैसे सोचना है, क्या करना है, वो जरूरी चीज है। और वो जब तक एग्जांपल आप नहीं बनाएंगे मैं नहीं सिखा पाऊंगा आपको। एग्जांपल बनाएंगे आपको दिमाग खुद उस पैटर्न की तरफ बढ़ेगा। अब आइए इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। सारी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली, जितना हमें इसमें देखना है कितना क्या टूट सकता है, क्या नहीं टूट सकता है। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, किसी भी मेटल कार्बोनेट में आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि CO2 गैस क्यों मिलती होगी। सोचो एक बात, ये मेटल कार्बोनेट है, इसमें यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड चल रहा होगा बढ़िया वाला। लेकिन एक बात सोचो कि ऑक्साइड आयन O का साइज बड़ा होगा, माइनस साइन है, M का साइज छोटा होगा। ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? अपनी तरफ पोलराइज कर रहा होगा। अगर ये ज्यादा पोलराइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये बॉन्ड खटाक से क्या होगा? टूट जाएगा। और मेरे भाई क्या मिलता दिख रहा है बता दो, बोलो कितना बढ़िया है कि मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 क्यों मिलता था। अगर मैं सल्फेट की बात करूं तो फिर से थोड़ी सी बुद्धि लगा लेना, ये रहा सल्फेट का स्ट्रक्चर। सोचो एक बार के लिए कि यहां पर अगर ये M+ इसके इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर रहा होगा, अगर ये ज्यादा अच्छे से पोलराइज कर लेगा तो ये बॉन्ड खटाक से क्या होगा? टूट जाएगा। और क्या मिलेगा मुझे? मेटल ऑक्साइड प्लस SO3। क्या ये बात दिमाग में आ रही है? तो सुनना ध्यान से कि हमें क्या समझना है, हमें मेन क्या समझना है कि अगर ये इसको पोलराइज करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूटेगा मतलब वो कंपाउंड स्टेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर फाई की वैल्यू ज्यादा, फाई की वैल्यू अगर, तो इसको पोलराइज करने की पावर भी, तो पोलराइज करने की पावर भी ज्यादा। अगर पोलराइज ज्यादा करेगा तो बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, और बॉन्ड अगर आराम से टूट जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्या ये बात आपके भेजे में घुसती है? दोबारा देखो, अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगी, फाई की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा पोलराइज करेगा, खींचेगा खींचेगा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खींच जाएंगे, पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो बॉन्ड क्या होगा? और बॉन्ड टूट जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या था कि कितना हीट देंगे तो हीट को सह पाएगा। यहाँ हीट देते क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो भैया ये जो हमारा केस है, दिस इज द केस फॉर पॉली एटॉमिक अनायंस। किसका केस है दोस्तों? ये पॉली एटॉमिक अनायंस के केस में थर्मल स्टेबिलिटी इस तरीके से चलती है। अब मान लो मैं तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल लिखता हूं। यहाँ पर Li2CO3 से CS2CO3 तक, ठीक है।
LiHCO3 से CSHCO3 तक, ठीक है। Li2SO4 से CS2SO4 तक, ठीक है। लिथियम नाइट्रेट से सीशियम नाइट्रेट तक, फिर बेरिलियम कार्बोनेट से बेरियम कार्बोनेट तक, बेरियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट तक, बेरिलियम नाइट्रेट से बेरियम नाइट्रेट तक। ये सारे ऑर्डर एक बार में खत्म। सोचो क्या ऑर्डर आने वाला है। खत्म, कोई दिक्कत इसमें? टॉप टू बॉटम जाएंगे तो फाई की वैल्यू क्या होगी? घटे, तो थर्मल स्टेबिलिटी एक बार में सारा केस खत्म। खत्म भाई, थर्मल स्टेबिलिटी का पॉलीटॉमिक वाला केस खत्म। बताओ, सिंपल सा निष्कर्ष है। The thermal stability directly proportional to phi. अब बात कर लेते हैं किसकी? मोनो एटॉमिक अनायन की। कि मोनो एटॉमिक अनायन में क्या होगा, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, मोनो एटॉमिक अनायन में एक ही कटायन है, एक ही अनायन है, तो यहां पर फाई वाले से हम सोच नहीं पाएंगे, बिकॉज यहां कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा है, यहां पे इन दोनों की इंटरेक्शन है। तो यहां देखो ध्यान से, अगर मैं तुझसे पूछूं कि यहां पर चीजें कैसे सोचोगे, तो सिंपल सी बात है कि सर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो इसको तोड़ने में ताकत ज्यादा लगेगी, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी। और तोड़ने में जो ताकत लगती है, शायद हम उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? तो मोनो एटॉमिक वाले केस में क्या मैं बोल सकता हूं कि थर्मल स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी। और मेरे भाई, लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 प्लस RC प्लस RA। RC मतलब रेडियस ऑफ कटायन अपॉन R होता है ना, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। R मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द कटायन एंड अनायन के न्यूक्लियस का डिस्टेंस। ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ RC प्लस RA। रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये हमारा लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला होगा। अब देखो एग्जाम में सवाल कैसे आता है। सवाल आता है, मान लो LIF, NAF, KF, RBF, CSF, बोलता है कि इनको थर्मल स्टेबिलिटी के हिसाब से अरेंज करो। तो सब में अनायन का साइज तो क्या है, सेम। और कटायन सोचो, कटायन सबसे छोटा किसका होगा, लिथियम का। कटायन अगर छोटा, ये वैल्यू छोटी, ये वैल्यू छोटी, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो अगर मैं इसको अरेंज करूं, है ना, सिंपल सा फंडा। मान लो सवाल ऐसा आता है कि हमारे पास Na3N लिखा मैंने, Li3N, Na3N, K3N, इसका ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, सेम। सवाल आता है, मान लो Li2O, Na2O, K2O, अभी भी क्या आ जाएगा, सेम। एक बार अनायन भी चेंज कर लेते हैं। मैं लिख रहा हूं KF, KCl, KBr, क्या ऑर्डर आएगा बताओ, सेम। F छोटा है, F क्या है, छोटा। अब देखो, इतना कुछ पढ़ने के बाद अगर एग्जाम में सवाल आता है, दिमाग में कितना कुछ आना पड़ेगा, नहीं
कितना कुछ सोचना पड़ेगा। अभी आखिरी जुगाड़ हो कि भैया हमसे पढ़ने के बाद भी मंगनी याद करनी पड़ जाए, इतनी ज्यादा क्या फायदा पढ़ने का, है कि नहीं। सिंपल है सवाल, जुगाड़ देखो। जब सवाल पॉलीएटॉमिक का है, क्या आ रहा है, और सवाल किसका है, मोनोटॉमिक। पॉली मतलब बड़ा होता है, क्या होता है, पॉली वाले में बड़ा 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 बड़ा, हमेशा क्या होगा, बड़ा 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 बड़ा। मोनो का साइज क्या होता है, छोटा 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 छोटा। चलो कोई सवाल आए, कुछ भी याद नहीं, कम से कम याद रखना कि पॉली में क्या मानना है, बड़ा 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 बड़ा, और मोनो में क्या होगा, हमेशा छोटा। किस्सा खत्म, कुछ भी याद करने की जरूरत हमें नहीं है, बस वो भी याद रहेगा तो मार देंगे उसको। मतलब ऑप्शन उसी हिसाब से देख रहे हैं। ऐसे ही रहता है ये सब। पिछले जेई के 45 साल में ऐसे ही रहा है सब। आगे चेंज हो गया तो हाँ बस यही होता है, 4 नंबर ठीक है। और तुम्हारी किस्मत खराब रही, तुम बहुत पापी इंसान हो, तुम्हारे में कुछ भी हो सकता है फिर। अब तक अगर अच्छा कर्म करते रहा है तो ऐसा ही होगा दोस्तों, मंदिर जाने लगे। है ना, बस जरूरी है भाई। है कि नहीं? देख ले। हाँ ग्रुप का ही सवाल आता है, हम दो ग्रुप वालों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दो वेरिएबल, कैटायन का वेरिएबल भी है, आयन का। अगर यहाँ से हम मूव करेंगे तो फिर चार्ज भी बदल जाएगा, और चार्ज बदल जाएगा तो दो वेरिएबल को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जब भी कंपेयर का सवाल आया तो सारे वेरिएबल फिक्स रहेंगे, सिर्फ एक वेरिएबल बदलेगा। टोटल इसके ना 4 एप्लीकेशन है, आज 2 ही हो पाएंगे, और 2 कब हो पाएंगे, कल हमारी क्लास है क्या, परसों। अच्छा परसों वाली क्लास के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको कहा था कि मैं आपको कुछ लोगों को मौका दूंगा अपना टैलेंट दिखाने का। तो बेसिकली वी विल डिवाइड दी क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। हम एक 2 ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि दिस इज 1 ग्रुप, ठीक, एंड दिस इज अनदर ग्रुप। आगे जाके हम लोग ये बीच में तो मेरी बात सुनिए ध्यान से। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस एक्टिविटी को थोड़ा सा सीरियसली लें, क्योंकि इन्वाइटिंग में पैसा ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग 2 ग्रुप में बांटे, और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने में तो आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं जो टॉपिक का यहाँ प्रेजेंट करेंगे, मैं कुल मिला के आपको 4 टॉपिक्स दे रहा हूँ। कितने टॉपिक दे रहा हूँ, 4 टॉपिक्स। एक टॉपिक है हार्डनेस ऑफ वाटर, आपने पढ़ भी रखा है। यस सर। अच्छा हार्डनेस रिमूव करने के 2 तरीके होते हैं, फिजिकल और टेम्परेरी हार्डनेस होता है और परमानेंट होता है। टेम्परेरी को रिमूव करने के 4 तरीके हैं, और परमानेंट को रिमूव करने के भी 4 तरीके हैं। टेम्परेरी से 2 ही हैं, एक बॉइलिंग एक क्लास मेथड, ठीक है, और परमानेंट को रिमूव करने के 4 मेथड है। तो दोनों टीमों को वो पूरा तैयार करना है। उसमें से कोई किसी बच्चे को या जिसको आप लोग अपना एक नेता बनाएंगे कि सर ये हमारी तरफ से हमारी टीम से आदमी प्रेजेंट करेगा और इस टीम से एक आदमी प्रेजेंट करेगा, तो उसको मतलब पूरा टॉपिक पढ़ना है। मतलब सुनो ध्यान से, मतलब जिन 2 टॉपिक पे हम लोग गेम खेलेंगे, एक टॉपिक है हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर में सब कुछ दुनिया जहां से कुछ भी पूछा जा सकता है। हार्डनेस क्यों होती है, कैसे रिमूव होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, टेम्परेरी हार्डनेस कैसे काम करती है, परमानेंट हार्डनेस कैसे काम करती है, मतलब जितना तुम उसके बारे में सोच सकते हो, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक। And the second topic is anomalous behavior. Anomalous behavior. Anomalous behavior मतलब कि लिथियम अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज जैसा बिहेव नहीं करता है, उसकी प्रॉपर्टी किसी और से मैच करती है। बेरिलियम की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप वालों से मैच नहीं करती। एनसीईआरटी के पढ़ने में खोल के देखिएगा, उसमें पॉइंट वाइज बना हुआ है कि लिथियम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप से मैच करती है, कौन सी मैच नहीं करती है। बेरिलियम में कौन सी प्रॉपर्टीज मैच करती है, कौन सी नहीं करती है। योर सोर्स विल बी एनसीईआरटी। आपका सोर्स क्या होगा, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी से एक तो आपको हार्डनेस पूरा पढ़ना है, हार्डनेस की कैलकुलेशन आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है, मैं भी पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया आप लोगों को, anomalous behavior of lithium and
बेरिलियम, और साथ ही साथ उनके यूजेस भी, ग्रुप 1 के यूजेस और ग्रुप 2 के यूजेस। तो 3 चीजें मैं आपको बताई जो आपको पढ़ के आनी है, जो आप लोग अपनी टीम बना के अपना डिस्कस करेंगे। हार्डनेस, एनोमलस बिहेवियर, और तीसरा यूजेस ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, और इसमें एक और टॉपिक ऐड होगा, चौथा टॉपिक, वो भी सुन लो। दैट इज, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, याद आ रहा है? सॉल्वे प्रोसेस, ब्राइन सॉल्यूशन डालते थे, कुछ याद आ रहा है ऐसा? हाँ, तो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सॉल्वे प्रोसेस। तो मेरे भाई ये 4 टॉपिक हैं, दोनों टीम से 2-2 आदमी नेता बनेंगे, और उनसे मैं कुछ भी सवाल पूछ सकता हूं, उसका जवाब टीम वाले भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक टीम ये रही, एक टीम ये रही। इस क्लास की एक फोटो ले लेना, भैया इस में हम लोग बांटे गए हैं। और ऐसा नहीं कि अब इसके लिए हम ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब यहाँ आओ, होमवर्क डिसाइड कर लो, मिल लो और डिस्कस कर लो। ठीक, और कौन प्रेजेंट करेगा सिर्फ एक चयन कर लेना, इस टीम में कौन प्रेजेंट करेगा और इस टीम में कौन प्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत इस चीज में? ठीक, 4 टॉपिक कौन कौन से बोल, जल्दी बताओ। हार्डनेस, एनोमलस बिहेवियर, यूजेस ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉल्वे प्रोसेस। कोई दिक्कत इसमें? सर प्रेजेंटेशन सर एक आदमी को एक ही देना पड़ेगा, एक टॉपिक पे ना? हाँ, वो टॉपिक मैं कुछ भी दे दूंगा इन चारों में से। ठीक, तो हाँ, सब कुछ एनसीईआरटी, एवरीथिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी, नो अदर सोर्सेज रिक्वायर्ड। कोई दिक्कत? चलो ठीक, खत्म करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन बचती है, उसको हम आप इस क्लास में पढ़ लें। 3 बचते, टोटल 4 थे, आज ये हो गई 3 और छोटी छोटी। आयोनिक मोबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, सब नेक्स्ट क्लास में आएगा। वही वाला पार्ट बाकी है हमारा, तो दैट विल बी